आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी चर्चित हालिया फैसले पर बात कर रहे हैं। जी शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल। जी हाँ, 2025 INSC 883। ये केस नंबर शायद उतना जरूरी न लगे, पर इस फैसले ने ना भारत में जो ये पारिवारिक विवाद होते हैं उनको लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, हमारे पास इसका एक विस्तृत विश्लेषण है, तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं और इसका क्या असर हो सकता है उसे समझा जाए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे तथ्य से जो मतलब सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। इस केस में पति को 109 दिन जेल में रहना पड़ा। 109 दिन? हाँ, और उनके पिता यानी ससुर को 103 दिन, और ये सब बिना किसी दोष सिद्धि के, मतलब जुर्म साबित हुए बिना। ये तो बहुत गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी शायद। हाँ, कोर्ट ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने भुगता है वो वापस नहीं आ सकता या उसका मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है कि ये मामला कितना ज्यादा उलझ गया था। देखिए, 2015 में शादी हुई, 2018 तक अलग हो गए, और उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर, आप यकीन नहीं करेंगे, 20 से ज्यादा केस कर दिए। 20 से ज्यादा? हाँ, सिविल भी क्रिमिनल भी, अलग अलग अदालतों में। और ये कोई मामूली आरोप नहीं थे। मतलब धारा 498 दहेज प्रताड़ना तो थी ही, जो अक्सर ऐसे मामलों में होती है। हाँ, लेकिन उसके साथ मारपीट 323, अपमान 504, धमकी 506, यहाँ तक कि हत्या का प्रयास 307 और बलात्कार 376 जैसे संगीन आरोप भी थे। बाप रे, ये तो सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई नहीं रही फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरे परिवार पर, रिश्तेदारों पर, सब पर पड़ा। जरा सोचिए, इसकी मानवीय कीमत क्या होगी? इतनी लंबी कैद, फिर वो मानसिक तनाव, समाज में बदनामी, इज्जत को जो नुकसान पहुंचता है, वो तो शायद कभी ठीक ही ना हो पाए। सही कहा। और शायद इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही असाधारण और व्यापक कदम उठाया। क्या किया कोर्ट ने? कोर्ट ने सिर्फ इस अपील पर फैसला नहीं दिया, उन्होंने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके, शायद अनुच्छेद 142 के तहत, इन सभी 20 से ज्यादा लंबित मामलों को, सिविल और क्रिमिनल दोनों, एक साथ रद्द कर दिया। सबके सब एक साथ? हाँ, पूरी तरह से रद्द। ये बहुत ही असामान्य कदम है। ये वाकई अभूतपूर्व है, लेकिन क्या सिर्फ मामले रद्द करने से बात बन गई? मतलब झगड़ा तो फिर भी था, एक खासकर बच्चे को लेकर। नहीं, कोर्ट ने सिर्फ रद्द नहीं किया, उन्होंने एक पूरा, जिसे कह सकते हैं, समाधान पैकेज तैयार किया। अच्छा। उन्होंने बच्चे की कस्टडी के लिए और मुलाकात के अधिकारों के लिए एक पूरी व्यवस्थित योजना बनाई। अच्छा। संपत्ति का हस्तांतरण कैसे होगा ये तय किया, और तो और दोनों पक्षों को सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया। सार्वजनिक माफी? जी, और पुलिस सुरक्षा के निर्देश भी दिए ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। मतलब एक तरह से पूरे विवाद को जड़ से ही खत्म करने की कोशिश की। ये वाकई दिलचस्प है। तो कोर्ट ने इस एक केस के जरिए वो जो धारा 498A के दुरुपयोग की बात होती है, उस पर भी कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए इस मुद्दे पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ पुराने सुझावों का समर्थन किया। जैसे ये सुझाव था कि हर जिले में एक परिवार कल्याण समिति बनाई जाए। परिवार कल्याण समिति? इसका क्या काम होता? इसका मकसद था कि 498A की शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत FIR या गिरफ्तारी न करे। पहले ये समिति मामले को देखे, एक तरह की प्राथमिक छानबीन करे, ताकि जो हल्के या शायद झूठे मामले हैं उनमें बेवजह गिरफ्तारी न हो। अच्छा, मतलब एक फिल्टर जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। और FIR दर्ज करने से पहले पुलिस द्वारा भी एक प्रारंभिक जांच की जरूरत पर जोर दिया गया। ये परिवार कल्याण समिति वाला आइडिया पहले भी सुना है, शायद राजेश शर्मा वाले केस में। बिल्कुल सही। इसका सीधा संबंध राजेश शर्मा 2017 के फैसले से है, और उससे भी पहले अर्नेश कुमार 2014 के फैसले से। हाँ, अर्नेश कुमार तो लैंडमार्क है गिरफ्तारी के नियमों को लेकर। जी, उन सभी फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि गिरफ्तारी, खासकर ऐसे मामलों में जहां सजा 7 साल से कम है, जैसे 498A में, वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले कुछ सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, जैसे नोटिस देना वगैरह। तो ये दिखाता है कि न्यायपालिका इस बात को लेकर काफी समय से चिंतित है कि कानूनों का गलत इस्तेमाल ना हो। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब एक तरफ तो कानून है जो वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बना है,
खासकर दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में। हाँ, और दूसरी तरफ ये चिंता है कि कहीं कानूनी प्रक्रिया का ही हथियार की तरह इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, बदला लेने या दबाव बनाने के लिए। ये संतुलन साधना तो बहुत मुश्किल काम लगता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जो मौजूदा कानूनी सिस्टम है वो ऐसे जटिल, भावनात्मक रूप से थका देने वाले पारिवारिक झगड़ों को निपटाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। जब रिश्ते इतने बिगड़ जाएं कि 20-20 केस हो जाएं, तो क्या सिर्फ अदालत ही रास्ता बचता है? आप शायद मध्यस्थता यानी मीडिएशन जैसे विकल्पों की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ। और अगर हम इसे थोड़े बड़े दायरे में देखें, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें मध्यस्थता जैसे जो वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीके हैं, जिन्हें ADR कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जी, क्या उन्हें और ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है? शायद ऐसे मामलों में अदालती कार्रवाई के साथ-साथ या उससे भी पहले एक अनिवार्य और अच्छी तरह से संचालित मध्यस्थता प्रक्रिया ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। शायद तब मामले इतने बिगड़े ही नहीं। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है।